इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) अपने वित्त वर्ष 2023-2024 के परिणामों की घोषणा करने के लिए वेडनेसडे द 15th of May 2024 को दीवान-ए-आम, ताजमहल, मानसिंह रोड, नई दिल्ली 110,001 में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। IIFCL के प्रबंध निदेशक डॉक्टर P.R. जयशंकर और उप प्रबंध निदेशक श्री पवन के कुमार पिछले एक वर्ष में IIFCL के प्रदर्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को और अधिक समर्थन देने के लिए कंपनी की भविष्य की रणनीतियों का भी खुलासा किया। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) ने पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध लाभ में 44% की वृद्धि के साथ 1,552 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि बेहतर लाभप्रदता के साथ साथ गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) कम हुई हैं और शुद्ध NPA अनुपात वित्त वर्ष 2022-23 में 1.41% से घटकर 0.46% हो गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे अधिक वार्षिक मंजूरी और संवितरण भी दर्ज किया। 42,309 करोड़ रुपए पर मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 45% अधिक थी, जबकि 22,356 करोड़ रुपए का संवितरण एक साल पहले के स्तर से 62% अधिक था। वित्त वर्ष के अंत में बकाया ऋण 51,017 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए सख्त नियमों के प्रस्ताव के प्रभाव पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए IIFCL के प्रबंध निदेशक P.R. जयशंकर ने कहा कि इससे फंड की लागत में वृद्धि होगी। जिस तरह से इसे RBI के मसौदा दिशानिर्देशों संरचित किया गया है, ऐसा लगता है कि फंड की लागत पर थोड़ा दबाव होगा। मुझे यकीन है कि यह केवल एक मसौदा है और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, जयशंकर ने कहा। उनके अनुसार, हालांकि ये कदम बुनियादी ढांचे को उधार देने वाले बैंकों को प्रभावित कर सकता है, IIFCL जैसे IFC पर ज्यादा प्रभाव महसूस होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे पहले ही भारतीय लेखा मानक (IND-AS) में चले गए हैं। उन्होंने कहा, बैंकिंग क्षेत्र लेखा प्रणाली में IND-AS का पालन नहीं करता है। IND-AS बहुत अधिक कठोर लेखांकन प्रदान करता है। जयशंकर ने ये भी कहा कि उनकी कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 में धन जुटाने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) मार्ग का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा, इस साल हमने 40,000 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल की है। अगले साल कम से कम 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि होगी। हमें तदनुसार रणनीति बनाने और संसाधनों की टोकरी बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें ECB भी शामिल है। IIFCL's journey began in 2006 and our story is no less than a story of a transformation. We can say that our success story the NBFC IFCs have emerged as the largest lenders to the infrastructure sector with a share of about 55% in the loan book and the banks being about 45%. In terms of annual sanctions, IIFCL registered its highest ever sanctions of 42,309 crores during this year 23-24 as compared to 29,171 crores in 22-23 with a year-on-year growth of 45%. So the company stands at 2.55 lakh crores as on March 24 and the consolidated cumulative sanctions stands at about 3 lakh crores. I am glad to say that 56 crores as against 13,826 crores in 22-23, registering a year-on-year growth of 62%. The cumulative disbursements of IIFCL, the profit before tax of 2,029 crores in 23-24, up from 1,277 crores in 2022-23. registering 1,266 crores as on March 2024, up from 10,306 crores in 2020. Net NPAs and gross NPAs falling to 0.46%. This has been high, 607 crores, which constitutes about 11% of India's installed capacity in the renewable energy. Contributed towards development of major international airports like Delhi, Mumbai, Hyderabad, Goa, Visakhapatnam and more. In the urban infrastructure 2021-22, the company entered into project bonds, investments and lending to InvITs.
towards foreign profitability, NPAs, asset quality, and provision coverage ratio. These are the four I would say come to your mind. Thank you very much.